तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका एक किताब जो है वन लाइनर किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग जो है आपका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर, जो कि आपका है 33 नंबर, विदेशी यात्रा के वृत्तांत। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी यात्रा के वृत्तांत। ठीक है, और देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 3 और इसका पहला पार्ट मेरे होगा और पहला वीडियो होगा ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 33 का पहला वीडियो। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 33 आ गया, अध्याय 33, तो विदेशी यात्रा के वृत्तांत। ठीक है, तो इसका बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल बरूनी सबसे पहले पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। ठीक है, तो अल बरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वारिज़म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। और अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। तो अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल थे। 1017 ईस्वी में, तो 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद महमूद गजनबी यहाँ से अनेक विद्वानों व कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया, जिसमें एक अल बरूनी भी शामिल था। तो 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद महमूद गजनबी यहाँ से अनेक विद्वान व कवियों को अपने साथ राजधानी ले गया, राजधानी गजनी ले गया। ठीक है, गजनी, और जिसमें एक अल बरूनी भी शामिल था। अल बरूनी बंधक रूप में गजनी आया था। तो अल बरूनी बंधक रूप में गजनी आया था, परंतु धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यही बताया था। ठीक है, गजनी में ही गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए थे तथा संस्कृत धर्म, दर्शन, ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है, तो गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तो अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए थे तथा संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना में वह ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था और उसने अनेक संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, का अनुवाद अरबी में किया था। ठीक है, किताबुल हिंद, तो आपका किताबुल हिंद क्या है? तो यह अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। तो किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा जो है अरबी में लिखी गई पुस्तक है और इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, माप तौल व मापन विधि, मूर्ति कला और कानून इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में एक अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। ठीक है, इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृत्योपासित है और वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों व मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा। ठीक है, संस्कृत के विषय में अल बरूनी लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना सरल नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। ठीक है, वह बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था तथा विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बाद भी अल बरूनी ने अपवित्रता को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, उसने यह भी लिखा है कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है तथा उसमें सफल भी हो जाती है। अल बरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है, ये दोनों एक साथ ही शहर व गांव में रहते हैं। ठीक है, और जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। यद्यपि अत्यंत शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे सामाजिक प्रताड़ना के शिकार थे, परंतु
फिर भी अर्थतंत्र का हिस्सा थे। ठीक है, इब्न बतूता, तो आपका इब्न बतूता क्या है? तो इब्न बतूता का जन्म ट्रांजियर मोरक्को के एक सम्मानित परिवार में हुआ, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इब्न बतूता का जन्म ट्रांजियर मोरक्को में एक सम्मानित परिवार में हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर तो इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। ठीक है, भारत तो भारत प्रस्थान से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, यमन, ओमान और आपके जब पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। ठीक है, मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इब्न बतूता इस पद पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे कैद कर लिया गया। यद्यपि बाद में पुनः उसे राजकीय सेवा में ले लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में पंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की एवं बीजिंग तक गया। ठीक है, परंतु वहां लंबे समय तक प्रवास नहीं किया था। 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में घर जाने का निश्चय किया और 1354 ईस्वी में वह घर वापस पहुंचा। ठीक है, इब्न बतूता ने रहीला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इब्न बतूता ने रहीला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। चीन के विषय में उसके वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो, जो वेनिस की जाती से की जाती है, और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में इधर आपका घुमा था। ठीक है, उस समय यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता अनेक बार डाकुओं के आक्रमणों से परेशान हुआ था। यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता है। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उसकी कहानियों वृत्तांतों को दर्ज किया गया। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी वृक्षों के रूप में किया गया। भारतीय इससे रस्सी बनाते थे, लोहे के कीलों के बजाय इससे जहाज को सिलते थे। और इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता जहाँ तक है कि वह नारियल व पान से भी पहले परिचित नहीं था। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। प्राचीन नगर दौलताबाद महाराष्ट्र भी अत्यधिक बड़ा था, जिसमें 28 द्वार थे, जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। ठीक है, तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। प्राचीन नगर दौलताबाद महाराष्ट्र भी अत्यधिक बड़ा था, और जिसमें 28 द्वार थे, जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार, तो आपका मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी। ठीक है, तो मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी। और दिल्ली शहर में एक सुंदर कब्रगाह था। ठीक है, जिससे चमेली व गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, जो सभी मौसमों में खिले रहते थे। अधिकांश नगरों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। ठीक है, बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित होते थे। यद्यपि इब्न बतूता को शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। ताराबाद दौलताबाद में पुरुष व महिला गायिकाओं का बाजार था। ठीक है, इब्न बतूता डाक प्रणाली संचार व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। और इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हो गया था। इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व आधार प्रेषित करना था, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ठीक है, लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय व विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। ठीक है, बर्नियर, आपका बर्नियर कब आया था? तो यह फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इतिहासकार था। ठीक है, तो यह फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार था। बर्नियर 1656 व 1668 ईस्वी तक शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक रूप में था, तथा बाद में मुगल दरबार के एक
अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रहा था। ठीक है, उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। ठीक है, तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में था तथा बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद के साथ एक बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। ठीक है, प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता है। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1671 में इसमें प्रकाशित हुआ और अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जापानी और इस्लामी भाषा में उसका अनुवाद हुआ। ठीक है, बर्नियर ने अनेक बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। एक बार वह कश्मीर भी गया। बर्नियर की कृति ट्रैवल इन मुगल एम्पायर भी है। और भूस्वामित्व पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामित्व था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। ठीक है, राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे। इस कारण से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था। हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा है कि यहाँ की कृषि अच्छी नहीं है और कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है और यहाँ की हवा दूषित है। ठीक है, बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। ठीक है, बर्नियर हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भूस्वामित्व के अभाव को मानता था। ठीक है, तो बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। और बर्नियर हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भूस्वामित्व के अभाव को मानता था। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राज निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया है। ठीक है, तो फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत, तो आपके बर्नियर के वृत्तांत को प्रयोग प्राज निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया है। इसी आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। ठीक है, एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता था। जो भी निर्माण करता है वह अपनी आवश्यकता या अन्य बाध्यताओं के कारण करता है। ठीक है, शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इसलिए उत्पादन प्रत्येक जगह पतनोन्मुख था। हालांकि वह यह भी मानता है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी। नगरों विषय में वह लिखता है कि 17वीं शताब्दी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी और यह अनुपात उस समय के यूरोप से 15% अधिक था। ठीक है, इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता है। ठीक है, इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता है, जिसका आज से उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका कहना है कि वे नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 34 होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।